आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। बड़ी खबर महाराष्ट्र की भिवंडी से आ रही है। यहां पर एक 3 मंजिला इमारत गिरी है और इमारत गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। कई लोगों की इसमें मौत हो चुकी है, जबकि अभी भी कई लोग दबे हुए हैं। इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है, साथ ही साथ प्रशासनिक अमला है, पुलिस भी है और प्राथमिकता यही है कि लोगों को मलबे से निकाला जाए। लगभग 3:30 बजे का वक्त था जब ये इमारत गिरी। अभी तक हादसे में 8 लोगों की मौत हुई है, जबकि 5 लोग घायल हुए हैं। करीब 100 लोगों के अभी भी फंसे होने की आशंका है। तस्वीरें आप देखिए, दर्दनाक ये हादसा है। और बड़ी बात यह है कि 1984 में ये इमारत बनी थी और काफी जर्जर हो चुकी थी। नोटिस दिया गया था इमारत को खाली करवाने का, लेकिन उसके बाद कोई फॉलोअप नहीं होता है। जैसा कि हम लगातार जानकारी दे रहे हैं कि यहाँ पर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हुआ है और अभी भी 100 से ज्यादा लोग मलबे में फंसे हुए हैं। भिवंडी इलाके में एक 3 मंजिला इमारत ढह गई है। ये इमारत देर रात 3:30 बजे ढही है। तो बताया जा रहा है कि इस इमारत में लगभग 21 परिवार रहा करते थे। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से एनडीआरएफ टीडीआरएफ की टीम इसमें मलबे को हटाने में लगी हुई है। हम आपको बताना चाहेंगे कि इस इमारत में लगभग 21 परिवार रहते थे। रात 3:30 बजे इमारत ढही गई है और एनडीआरएफ और टीडीआरएफ की टीम ने अब तक यहाँ से 15 लोगों को रेस्क्यू किया है, जिसमें अब तक 7 लोगों की मौत बताई जा रही है। अभी और भी 100 लोगों की दबे होने की आशंका है। एनडीआरएफ की टीम ने डॉग स्क्वाड और सारी तैयारों के साथ में लगातार रेस्क्यू काम में लगे हुए हैं। आपको बताना चाहेंगे इस तरीके से स्थानीय लोग एक ह्यूमन चेन बना के मदद कर रहे हैं। इस मंदिर को हटाने में लगे हुए आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ के अधिवासी हैं और ये एनडीआरएफ की टीम के साथ में स्थानीय लगातार मंदिर को हटाने में लगे हुए हैं। ये लोगों का प्रयास है कि जल्द से जल्द कितने लोगों को यहाँ से निकाला जा सके और कितने लोगों को सुरक्षित किया जा सके। हमारे 2 सहयोगी दिवाकर और ज्योत्सना हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। हम सबसे पहले ज्योत्सना के पास चलते हैं। ज्योत्सना, ताजा तस्वीरें दिखाइए और बताइए क्या स्थिति है, कितने लोग निकाले जा चुके हैं, कब तक रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने की उम्मीद है? बिल्कुल, हम देख सकते हैं कि तस्वीरें देख के हमें पता चल सकता है कि हादसा कितना भयंकर था और मलबा हटाने का काम पिछले 5 घंटे से ज़्यादा हो गया है। मलबा हटाने का काम जारी है, लेकिन 100 लोगों से भी ज़्यादा लोग यहाँ पर फंसने की आशंका बताई जा रही है। अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। ये जो सामने हमें हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये बिल्डिंग का टेरेस है, यानी कि 3+ ग्राउंड, ऐसी 4 मंजिला इमारत थी जो रात के करीब 3:30 पौने 4 बजे यानी कि सुबह के तड़के अचानक से गिरी थी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इतनी ऊँची इमारत थी, जो तस्वीरों में हमें दिखाई दे रहा है, इतनी ऊँची ये इमारत थी जो सीधा अभी ज़मीन के साथ ज़मींदोस्त हो चुकी है और पूरी इमारत नीचे आ चुकी है। और ऐसे में 8 लोगों की अब तक मौत बताई जा रही है, जबकि 6 लोग घायल हो चुके हैं। जितने लोगों की मौत हुई है उनमें से ज़्यादातर महिलाओं की संख्या और बच्चों की संख्या ज़्यादा है। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं जिनके परिवार वाले इसके अंदर फंसे हुए हैं। दीदी क्या बताएंगे आपका कौन फंसा है अंदर? मेरी भाभी है और भतीजा है। अच्छा, लेडीज़ का नाम जरीना है और लड़के का नाम मुदस्सिर है। तो क्या मतलब कितने बजे ये करीब हादसा हुआ? 3 बजे पौने 4 बजे हादसा हुआ है। 3-3:30 बजे हुआ है। आपकी आंखों के सामने हुआ? नहीं, आंखों के सामने हम लोग को मालूम पड़ा तब हम लोग आए हैं। अच्छा, तो आपने कोशिश की, कोई अंदर से आवाज़ आ रही है या पुलिस क्या बता रही है? पुलिस कुछ बता रही नहीं, पुलिस तक नहीं। हमारे यहाँ भतीजे थे अंदर, उनको भी बाहर निकाल दिए। वो गया था अपनी मम्मी को बचाने के वास्ते, पर उनको भी बाहर कर दिए। तो करीब कितने, मतलब इमारत बहुत पुरानी दिखाई दे रही थी सामने? हाँ, काफ़ी पुरानी तो थी, मतलब जैसे। अच्छा, और तकरीब कितने लोग रहते होंगे, कितने परिवार रहते होंगे? ये नॉलेज नहीं है। आपका परिवार कौन से फ्लोर पे रहता था? पहले फ्लोर पे रहता था। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग फंसे हुए मलबे के नीचे, उनके परिवार वाले यहाँ पर जो है वो कोशिश कर रहे हैं, पुलिस से बात कर रहे हैं, रेस्क्यू टीम से बात कर रहे हैं कि कोई किसी को निकाला गया है क्या। कोशिश यही की जा रही है कि लोगों को निकाला जाए। दिवाकर के पास चलते हैं। दिवाकर, बड़ी लापरवाही सामने आई है। नोटिस दिया जा चुका था, इमारत 40 से 50 साल पुरानी थी, उसके बावजूद इस इमारत को खाली नहीं करवाया गया, तो यहाँ पर हादसे का इंतजार हो रहा था। दिवाकर, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी, तस्वीर एक बार फिर से अपना सवाल दोहराइएगा। बिल्कुल दिवाकर, यहाँ पर बड़ी लापरवाही सामने आई है। इमारत जर्जर थी, नोटिस दिया जा चुका था, उसके बावजूद इमारत को खाली नहीं करवाया गया। जाहिर तौर पर जसप्रीत, जिस तरह से मुंबई हो या उसके आसपास के इलाके हो, नोटिस तो दे दिया जाता है इमारतों को, लेकिन जब खाली कराने की बारी आती है तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और लोकल प्रशासन जो होता है वो बिल्कुल गंभीरता नहीं दिखाता है और इस तरह के हादसे
वो सामने आते हैं। आप तस्वीर एक बार मैं फिर से दिखाऊंगा। ये जो सामने की बिल्डिंग देख रही है, वहां से बिल्डिंग कितनी भयंकर तरीके से बिल्डिंग गिरी है उसको मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं कि जो आपको सामने बिल्डिंग खड़ी दिख रही है वहां से बिल्डिंग टूटती है और टूटने के बाद सीधा जो उसका पिलर है वो ढहता है और ढहने के बाद बिल्डिंग थोड़ी दूर आने के बाद धंसती है। आप देखिए तस्वीरें, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, लगातार कोशिश हो रही है कि अंदर जो लोग फंसे हुए हैं, क्योंकि जो म्युनिसिपल कमिश्नर है थाने के, उन्होंने साफ तौर पर ये आधिकारिक बयान दिया है कि 100 से ज्यादा लोग इसमें अभी तक फंसे हो सकते हैं और कोशिश यहाँ पर देखिए लगातार जारी है रास्ता बनाने की, ताकि जो अंदर फंसे हैं उन्हें जो है जल्द निकाला है। लेकिन अभी तक जो है सफलता नहीं मिल पाई है। लगातार जो एनडीआरएफ की टीम है, लोकल प्रशासन की टीम है, फायर ब्रिगेड की टीम है, वो लगातार टीमें हैं वो लगी हुई हैं। लेकिन इस वक्त जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है कि जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द निकाला जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मौजूद हैं, मेरे साथ भी मौजूद है कुछ महिलाएं जिनके परिजन फंसे हुए हैं। उनसे भी बात करते हैं, आपको बताते हैं कि आखिर किस तरह से 5 घंटे हो चुके हैं रेस्क्यू ऑपरेशन को और इस रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी भी 8 लोगों की मौत हुई है, 5 लोग जो है घायल हैं। आप बताइए आपका कौन है इसमें फंसा हुआ है? लड़की है हमारी और 2 बच्चे हैं उसके, लड़की के दोनों बच्चे और लड़की है। कब जानकारी मिली आपको? हम 3 बजे फोन आया उधर, हम कल्याण में रहते। अच्छा, कल्याण से आप आए? कल्याण से आए, हमारी लड़की यहाँ रही लिए इनके घर में। अच्छा, तो अभी तक कुछ जानकारी मिल पा रही है आपको? कुछ भी नहीं, वहाँ से वो जो बोले ना, वो जो लाल कपड़ा रखेला है वही घर था उसका। वही घर था। कुछ जानकारी दे रहा है कि कैसे अभी तक क्या है, कहाँ है और कितने कुल 3 लोग थे? नहीं, 5 जन थे, 2 बच्चे निकले, उसके आदमी निकला और वही नहीं निकली, 6 जन थे। तो ये बताइएगा कि जो 2 लोग निकले हैं वो अभी तक 3 निकले हैं? हाँ, 2 बच्चे और आदमी निकले। हाँ, थोड़ा सा मार लगेला है, मार लगा उनको। मार लगा हुआ है? हाँ, मार लगे हुआ है। ये लोग नहीं निकले। यहाँ पे देख सकते हैं लोगों के चेहरे पर चिंता जो है। जसप्रीत, देखिए किस तरह से लोग इंतजार कर रहे हैं कि उनके जो परिजन, उनके जो अपने फंसे हुए हैं इस वक्त जो है इस बिल्डिंग में, इस बिल्डिंग के नीचे जो है वो उन्हें जल्द से जल्द निकाला जाए। लेकिन महत्वपूर्ण चीज यही है कि जिस तरह से बिल्डिंग गिरी है, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जिस भयंकर तरीके से बिल्डिंग गिरी है, ये अगर कोशिश ये की जा रही है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके लोगों को निकाला जाए। रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा करने की कोशिश की जा रही है। आप दोनों बने रहिए, लौटेंगे आपके पास। वहीं भिवंडी म्युनिसिपल कमिश्नर ने इस हादसे में 100 लोगों के दबे होने की आशंका जाहिर की है। थाने से सटे भिवंडी में एक 3 मंजिला इमारत गिर चुकी है, जिसमें काफ़ी कैजुअलिटी हुई है, काफ़ी लोग इस मलबे में दबे हुए हैं। इस समय हमारे साथ भिवंडी के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर पंकज आशिया जी हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कितनी कैजुअलिटी हुई है, कि कैसी तैयारियां, कितने लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। सुबह 3 बजे के आसपास बिल्डिंग गिरने की इन्फॉर्मेशन मिली है। उस हिसाब से एनडीआरएफ की टीम के नेतृत्व में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बचाव दल की मदद से यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू है। अभी तक मिली जानकारी के हिसाब से 7 लोगों की कन्फर्म मृत्यु हो चुकी है और लगभग 80 से 100 लोग इसमें दबे होने की आशंका है। बट रेस्क्यू ऑपरेशन अच्छे से चल रहा है और हम जल्दी से जल्दी लोगों को निकालने की कार्रवाई कर रहे हैं। सर, हम जानना चाहेंगे ये कितने बजे घटना है और कैसे बिल्डिंग गिर गई, मतलब कितनी पुरानी बिल्डिंग थी, क्या ऐसे कोई नोटिस दिया गया था या ऐसी कोई चीज़ें इससे पहले बताई गई थी कि जर्जर इमारत का इसको नोटिस दिया गया था और इसके बारे में आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन बाद में दी जाएगी। अभी हमारा सारा फोकस रेस्क्यू ऑपरेशन है। सर, इसमें हम जानना चाहिए कितने लोगों की कैजुअलिटी हो चुकी है, कितने लोग और भी मलबे में दबे होने की आशंका है? जैसे मैंने बताया कि अभी तक 7 लोगों की कंफर्म डेथ हो चुकी है, 80 से 100 लोग इसमें दबे होने की आशंका है। हमारे 2 सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ज्योत्सना के पास चलते हैं। ज्योत्सना, बहुत दुखद ये हादसा है, तस्वीरें आप हमें दिखाती रहिए, साथ ही ये बताइए कि कितनी टीमें इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं? बिल्कुल, अगर तस्वीरों में देखा जाए तो यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम है, पुलिस की टीम है, साथ ही साथ जो दमकल विभाग के अधिकारी जवान है वो भी यहाँ पर मौजूद है। और भी टीमें बुलाई जा सकती है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो है वो महिलाएं भी फंसी हुई है और यहाँ पर मृतकों का आंकड़ा बढ़ सकता है। तो ऐसे में कई लोग हो सकते हैं कि जिनको तुरंत तत्काल प्रभाव से उनको जो है वो इलाज की ज़रूरत पड़ सकती है। तो डॉक्टरों की टीम भी यहाँ पे जो बेसिक जो उनको इलाज कर सके, ऐसे डॉक्टरों की टीम भी यहाँ पर पहुँच सकती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस जो है वो भी पहुंची है, क्योंकि जिस तरह से इमारत गिरी है और आसपास इतनी अड़चन है कि यहाँ से कोई गाड़ी यहाँ तक लाना मुश्किल है। ऐसे में कई लोग जो सिर्फ देख रहे, कुछ लोग हैं लोकल लोग जो काफ़ी हेल्प कर रहे हैं मलबा हटाने के लिए, कुछ लोग हैं परिजन हैं जो इमारत में फंसे उनके परिजन हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो जिनकी वजह से भीड़ हो सकता है, उनको हटाने के लिए वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस भी यहाँ पर आई है। और अभी फिलहाल यहाँ पर 3 टीमें मौजूद है, जिसमें मुंबई पुलिस, दमकल विभाग, जिसमें पुलिस, दमकल विभाग और एनडीआरएफ की टीम है। और वो रेस्क्यू
रेस्क्यू ऑपरेशन उनका जारी है लगातार, पिछले कई घंटों से उनका रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हो सकता है कि कई लोग जो है वो जिंदा यहाँ से मलबे के नीचे फंसे हो लेकिन सुरक्षित हो। तो ऐसे में, क्योंकि हम देख सकते हैं कि अभी बारिश नहीं चल रही है, बारिश का मौसम है, ऐसे में अगर बारिश होती है तो इनकी मुश्किलें और भी बढ़ सकती है, क्योंकि बारिश में मलबे को हटाना बहुत मुश्किल होता है। अगर बारिश नहीं है और उजाला है, ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी है। हम दिवाकर के पास चलते हैं। दिवाकर, सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्यों लापरवाही बरती गई, क्यों लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया? क्या सिर्फ नोटिस भेजकर महानगर पालिका ने खाना पूर्ति कर ली? जाहिर तौर पर कोई ये पहला मामला नहीं है जसप्रीत जब इस तरह से खाना पूर्ति की गई है, क्योंकि अगर आप नोटिस देते हैं तो उसका फॉलोअप करना पड़ता है। फॉलोअप करने के बाद अगर बिल्डिंग जर्जर होती है तो जो वहां के लोग रहने वाले होते हैं उन्हें निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना होता है। लेकिन ये काम ना तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने किया और ना ही इसमें उन्होंने पुलिस की मदद ली कि अगर लोग नहीं हट रहे हैं तो उन्हें पुलिस की मदद से हटाया जाए। लेकिन जिस तरह से आप देख रही हैं कि कंजस्टेड जो एरिया है इतना, यहाँ पर गाड़ियों का पहुंचना जो है बहुत मुश्किल है। मुश्किल से जीसीबी वहां पर देखिए पहुंची हुई है, उसी के जरिए लगातार मलबे को हटाने की कोशिश यहाँ पर चल रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो दिक्कत आ रही है वो यह है कि ये पूरा एरिया बहुत कंजस्टेड है, रास्ते बहुत सकरे हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए आप पैदल आ सकते हैं लेकिन गाड़ियां जो है यहाँ पर पहुँचना बहुत मुश्किल है। आप देख रही हैं तस्वीरों में कि पूरी हर तरफ जिस तरह से आप देख रही हैं तो रास्ता बिल्कुल सकरा है और यही सबसे बड़ी वजह है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं। सबसे बड़ी वजह वही है, जो स्थानीय लोग हैं वो भी लगातार दिक्कतें आ रही है, लेकिन दिवाकर जिंदगी की उम्मीद बनी हुई है और ऐसे में जो स्थानीय लोग हैं वो भी वहां पर पहुंचे हैं मदद करने के लिए। आप दोनों नजर बनाए रखिए, लौटेंगे आप दोनों के पास। एक्टर पायल घोष आज अनुराग कश्यप के खिलाफ ओशिवारा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाएंगी। पायल घोष के वकील ने बताया कि पायल घोष ने अनुराग कश्यप के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का फैसला किया है और कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद आज वो ओशिवारा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाएंगी। पायल के वकील के मुताबिक वो इतने दिनों तक इसलिए चुप थी क्योंकि उन्हें फिल्मी करियर खराब होने और काम न मिलने को लेकर डराया जा रहा था। अनुराग कश्यप ने अपने ऊपर लगाए गए यौन शोषण के आरोपों से इनकार किया और एक ट्वीट में अपनी वकील की तरफ से जारी बयान को पोस्ट किया। अनुराग कश्यप की वकील की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि अनुराग कश्यप पर लगाए गए आरोप पूरी तरीके से गलत हैं और इस तरह के गलत आरोपों से मीटू अभियान को धक्का पहुंचा है। साथ ही ये भी बताया गया कि अपने ऊपर लगाए गए आरोपों के खिलाफ अनुराग कश्यप को कानूनी सलाह दी गई है और जल्द ही उचित कदम उठा सकते हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने अनुराग कश्यप पर लगे यौन शोषण के आरोपों को गंभीर बताया, उनके खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की। मुझे लगता है कि अनुराग कश्यप के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और मैं पुलिस अफसर से भी बात करूंगा, डीसीपी से या ज्वाइंट कमिश्नर से बात करूंगा और इस केस में पुलिस ने सही दिशा से इंक्वायरी करने की आवश्यकता है। सुशांत सिंह राजपूत केस में पहले बॉलीवुड में भाई भतीजावाद का एंगल जोड़ा, फिर ड्रग्स का और अब मामला यौन शोषण तक आ पहुंचा है। सुशांत सिंह केस में उनके परिवार के हक में बोलने वाली एक अभिनेत्री पायल घोष ने रिया चक्रवर्ती का पक्ष लेने वाले एक फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप पर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। पायल ने आरोप लगाया कि कुछ साल पहले जब वो अनुराग कश्यप से काम के सिलसिले में मिलने गई तो उनके साथ अनुराग ने जबरदस्ती करने की कोशिश की। हालांकि अनुराग कश्यप ने सभी आरोप बेबुनियाद बताए हैं। वहीं पायल का कहना है कि उनके आरोप बिल्कुल सही हैं और वो इतने साल तक सिर्फ अपना करियर खराब होने के डर से ही चुप बैठी रही। सुशांत केस में दो फाड़ बॉलीवुड, ड्रग्स के बाद यौन शोषण के आरोप, अभिनेत्री ने निर्देशक पर लगाया आरोप। बाबूराव इधर खड़ा खड़ा तमाशा क्या देख रहा है? लड़की को पकड़ के कोने में बैठा जब तक एम्बुलेंस नहीं आती। सुशांत सिंह राजपूत केस में जांच चाहे जिस नतीजे पर पहुंचे, लेकिन इतना तय है कि सुशांत की मौत से बॉलीवुड यानी हिंदी सिनेमा की दुनिया दो हिस्सों में बट गई है। एक तरफ वो लोग हैं जो आरोप लगा रहे हैं कि बॉलीवुड के फेमस कामयाब लोगों की उजली दिखने वाली दुनिया बहुत काली है, और दूसरी तरफ कामयाब और मशहूर हस्तियां आरोप लगा रही हैं कि एक एक्टर की मौत के बहाने पूरे सिनेमा जगत पर कीचड़ उछालने का काम किया जा रहा है। सुशांत केस में पहले हिंदी सिनेमा जगत पर ड्रग्स लेने का आरोप लगा। एनसीबी सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती से मिले सुरागों को सिरे से जोड़कर उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश भी कर रही है जो ड्रग्स का इस्तेमाल या खरीद फरोख्त करते हैं।
इस मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे सिनेमा से जुड़े लोगों ने अपना अपना पाला पकड़ना शुरू कर दिया है। अब सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती के पाले में खड़े फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप पर यौन शोषण के आरोप लगे हैं। ये है अभिनेत्री पायल घोष। इन्होंने ही अनुराग कश्यप पर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। उन्होंने मुझे दूसरे रूम पे लेके गया और देन ही स्टार्टेड मेकिंग मी फील अनकंफर्टेबल एंड फिर मैंने उनको प्लीट किया कि सर आई एम नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड राइट नाउ एंड आई विल मीट यू लेटर, बट फिर उन्होंने फिर भी कुछ टाइम तक कोशिश अपने तरफ से किया और उसके बाद फिर ही सेड लाइक नेक्स्ट टाइम व्हेन यू कम बी मेंटली प्रिपेयर्ड, विल हैव गुड टाइम। कुछ और लोगों के भी नाम आपको उन्होंने लिए एग्जांपल के तौर पर? हाँ, उन्होंने उनके 3 एक्ट्रेसेस के नाम लिए थे, हुमा कुरैशी, माही गिल और रीचा चड्डा, और उन्होंने ये बताया कि दे वर जस्ट अ कॉल अवे, व्हेनेवर आई कॉल देम दे कम एंड हैव गुड टाइम विद मी। एंड उन्होंने ये भी बताया था आई हैड गुड टाइम विद मोर देन 200 गर्ल्स। उन्होंने ये भी बताया था कि रणबीर के साथ एक सीन शेयर करने के लिए गर्ल्स आर रेडी टू डू एनीथिंग विद मी। पायल घोष का दावा है कि ये मामला 2014 का है, लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि अब इतने साल बाद ही क्यों पायल घोष ने अनुराग कश्यप पर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। इस सवाल का जवाब भी पायल ने दिया है। मैंने बहुत बार बोलने की कोशिश किया, फिर मुझे बोलने नहीं दिया गया था, इसीलिए मैं चुप थी। लेकिन इस बार जब मैंने इंटरव्यू दिया, मेरी एक फ्रेंड है जो तेलुगु से है, और उसने बोला कि तू अपने लिए क्यों सोच रही है, तो ये क्यों नहीं सोच रही है कि तुझे नहीं पता था, तू गई। लेकिन अभी लोगों को अगर पता चलेगा देन दोज गर्ल्स कैन डिसाइड अपॉन इट कि मुझे क्या करना है। पायल घोष के इन आरोपों पर फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप ने ट्विटर पर अपनी राय जाहिर की है। उन्होंने ट्विटर पर कई ट्वीट किए और लिखा कि क्या बात है, इतना समय ले लिया मुझे चुप करवाने की कोशिश में। चलो कोई नहीं, मुझे चुप कराते कराते इतना झूठ बोल गए कि औरत होते हुए दूसरी औरतों को भी संग घसीट लिया। थोड़ी तो मर्यादा रखिए मैडम। बस यही कहूंगा कि जो भी आरोप है आपके सब बेबुनियाद हैं। बाकी मुझ पे आरोप लगाते लगाते मेरे कलाकारों और बच्चन परिवार को संग में घसीटना तो मतलब नहले पे चौका भी तो नहीं मार गए। मैडम 2 शादियां की हैं, अगर वो जुर्म है तो मंजूर है, और बहुत प्रेम किया है वो भी कबूलता हूँ, चाहे मेरी पहली पत्नी हूँ या दूसरी पत्नी, या कोई भी प्रेमिका, या वो बहुत सारी अभिनेत्रियां जिनके साथ मैंने काम किया है, या वो पूरी लड़कियां और औरतों की टीम जो हमेशा मेरे साथ काम करती आई है, या वो सारी औरतें जिनसे मैं मिला अकेले में या जनता के बीच। मैं इस तरह का व्यवहार ना तो कभी करता हूँ, ना तो कभी किसी कीमत पर बर्दाश्त करता हूँ। बाकी जो भी होता है देखते हैं। अनुराग कश्यप और पायल घोष की लड़ाई में जंग लंबी होने वाली है। ये जंग कैसे शुरू हुई और कहां से चिंगारी भड़की वो भी बताएंगे, लेकिन पहले देखिए कि पायल है कौन। पायल घोष की पहली हिंदी फिल्म 2017 में आई थी। उन्होंने 2017 में आई फिल्म पटेल की पंजाबी शादी से बॉलीवुड में कदम रखा। इसके साथ ही वो दक्षिण भारतीय और पंजाबी फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। वहीं अनुराग कश्यप गैंग्स ऑफ वासेपुर, ब्लैक फ्राइडे, देवटी, गुलाल, बॉम्बे टॉकीज, मुक्केबाज सहित कई मशहूर फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं। अनुराग कश्यप पर आरोप लगने के बाद हिंदी सिनेमा के लोग सोशल मीडिया पर अनुराग के खिलाफ और उनके समर्थन में लामबंद होने लगे हैं। अभिनेत्री कंगना रनौत ने ट्विटर पर लिखा है कि जहां तक मुझे पता है अनुराग कश्यप कई शादियां करने के बाद भी एक औरत के लिए वफादार नहीं रहे। अनुराग ने जो पायल के साथ किया वो बॉलीवुड में रिवाज बन चुका है। ये लोग हमेशा संघर्ष कर रही अभिनेत्रियों और आउटसाइडर के साथ सेक्स वर्कर की तरह बर्ताव करते हैं। कंगना रनौत ने अनुराग कश्यप को घेरना शुरू कर दिया तो उनके समर्थन में अभिनेत्री तापसी पन्नू उतर आई। उन्होंने सोशल मीडिया पर अनुराग को अपना दोस्त बताते हुए उनका बचाव किया। ये पोस्ट तुम्हारे लिए दोस्त, जो मैं जानती हूँ कि औरत की आजादी का सबसे बड़ा पक्षधर है। एक और शानदार फिल्म जो दिखाएगी कि महिलाओं के कितने ताकतवर किरदार आप तैयार कर रहे हो, उसके सेट पर जल्द मिलेंगे। यानी साफ है कि इस केस में भी सिनेमा जगत 2 फाड़ हो चुका है। एक खेमा अनुराग के समर्थन में खड़ा है तो दूसरा खेमा अनुराग के खिलाफ। मतलब ये कि जो सुशांत के परिवार के पक्ष में है वो पायल के साथ खड़े हैं, और जो रिया चक्रवर्ती और बॉलीवुड की हस्तियों के पक्ष में है वो अनुराग के साथ। सुशांत केस में अनुराग कश्यप बीते कई दिनों से चर्चा में हैं। उन्होंने बॉलीवुड का पक्ष रखने वाली जया बच्चन के समर्थन में आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि सुशांत के बहाने कुछ लोग पूरे सिनेमा जगत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां तक कि 18 सितंबर को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने अभिनेता और बीजेपी सांसद रवि किशन पर यह बड़ा आरोप लगाया था कि वो गांजा पीते हैं। उनके मुताबिक जब फिल्म मुक्काबाज की शूटिंग चल रही थी उस दौरान उन्होंने देखा था कि रवि किशन का दिन गांजे के साथ शुरू होता था। अब जब पायल घोष ने अनुराग कश्यप पर यौन शोषण का आरोप लगाया है तो सांसद रवि किशन ने भी कहा है कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। आरोप गंभीर हैं और वो खुद
पायल घोष जी आई हैं और सामने उन्होंने कुछ कहा है। एनसीडब्ल्यू ने भी उनसे कहा है कि अगर उसकी डिटेल फाइल की और ये तथ्य एकदम सही होते हैं तो इस पर सीरियसली एक कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। पायल के आरोपों के बाद सोशल मीडिया पर तूफान उठ गया है। बयानों की आंधी के बीच सवाल ये भी है कि क्या पायल घोष एफआईआर दर्ज कराएंगी। पायल घोष ने कहा है कि वो कानून के जानकारों की सलाह लेने के बाद इस केस में आगे कदम बढ़ाएंगी, लेकिन राष्ट्रीय महिला आयोग पायल के समर्थन में आगे आ गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा है कि महिला आयोग पायल के साथ खड़ा है। पायल घोष ने अलेज किया था कि 2015 में अनुराग कश्यप ने उनको सेक्सुअली हैरेस किया। ये एक चौंकाने वाली बात है और मैंने उनको ट्वीट बैक किया था कि अगर आप कंप्लेंट करना चाहें तो आप डिटेल कंप्लेंट मुझे अपनी भेजें, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। हमला बोला। उन्होंने कहा कि कंगना रनौत ने महाराष्ट्र की अस्मिता पर चोट पहुंचाने का काम किया है, उसके बावजूद कुछ राजनीतिक दल उन्हें बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। अनिल देशमुख ने राजनीतिक फायदे के लिए इस तरह के बयान देने का आरोप भी लगाया। दक्षिण अमेरिका के देश इक्वाडोर में लोग एक बार फिर अपनी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। वहां बढ़ती बेरोजगारी और सरकार की आर्थिक नीतियों से लोग खुश नहीं हैं। इसलिए विरोध जताने के लिए वो इक्वाडोर की राजधानी कीतो में जुट गए। हाथों में बैनर लिए सैकड़ों प्रदर्शनकारी आगे बढ़ते दिखे। रास्ते में उन्होंने पटाखे भी छोड़े और जब एक जगह रास्ता बंद मिला तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। लोगों ने कटीली तारों में लिपटे बैरिकेड तक उखाड़ डाले। ऐसे आग बबूला प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेलने के लिए कड़ाके की ठंड में पुलिस ने उन पर पानी की बौछार कर दी, लेकिन पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए लोग छाते और रेनकोट पहने दिखे। एक प्रदर्शनकारी तो पानी से बचते बचाते आगे बढ़ा और पुलिस पर पत्थर फेंकता नजर आया। लोगों से निपटने के लिए पुलिस का दस्ता भी बेहद संभलकर कदम बढ़ाता दिखा। राज्यसभा में हंगामा करने वाले विपक्षी सांसदों पर निलंबन की तलवार लटक रही है। आज सरकार सदन में कृषि विधेयकों को पारित किए जाने के समय हंगामा करने वाले सांसदों के खिलाफ विशेष अधिकार हनन के प्रस्ताव ला सकती है। राज्यसभा में रविवार को हुए हंगामे को लेकर सरकार और विपक्षी दलों के बीच सियासी घमासान और बढ़ने की उम्मीद है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी 256 के तहत हंगामा करने वाले सांसदों के निलंबन के लिए प्रस्ताव ला सकते हैं, जिस पर सभापति फैसला लेंगे, जिसके लिए राज्यसभा की फुटेज भी देखी जा रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक खौफनाक तस्वीर सामने आई, जब एक कार पानी के तेज बहाव में बहने से बाल बाल बच गई। भारी बारिश के बाद वहां पानी का बहाव इतना तेज था कि कार सड़क से फिसलती हुई नाले के करीब जाकर अटक गई, जिसकी वजह से कार में सवार 4 लोगों की जान खतरे में पड़ गई। लेकिन तभी आसपास मौजूद लोग उनकी मदद के लिए दौड़ पड़े। उन्होंने उन चारों को एक एक कर बाहर निकालना शुरू किया। हालांकि पानी का स्तर बहुत ज्यादा होने की वजह से कार के दरवाजों को खोला नहीं जा सकता था, जिसके बाद शीशा नीचे कर अंदर मौजूद लोगों को बाहर निकाला गया। गाड़ी तो कहीं नहीं जाएगी, उन लोगों को अपनी कार वहीं छोड़नी पड़ी, क्योंकि पानी में फंसने की वजह से उनका इंजन बंद हो चुका था। सड़क पर पानी के तेज बहाव को देखकर कई लोग किनारे खड़े दिखाई दिए। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ ने विपक्ष की रैली में देश की राजनीति पर कब्जा जमाए बैठी सेना के खिलाफ मोर्चा खोला। नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान में सरकार सेना चलाती है। लंदन में इलाज करवा रहे नवाज शरीफ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विपक्ष का साझा रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मुकाबला इमरान खान से नहीं, उन्हें सत्ता में बिठाने वाले लोगों से है। उन्होंने इमरान खान को जितवाने के लिए चुनाव में हेराफेरी का भी आरोप दोहराया। खुलासा ये है कि यहाँ या तो मार्शल होता है या फिर मुंतखब जमहूरी हुकूमत से कहीं ज्यादा ताकतवर पैरेलल यानी मुतवाजी हुकूमत कायम हो जाती है। एक पैरेलल निजाम चलता है। और इस वक्त की एक बड़ी खबर ये भी है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ नार्को टेररिज्म और हथियारों की तस्करी की साजिशों का जाल बुनने से बाज नहीं आ रहा है। बीएसएफ ने अर्निया सेक्टर में पाकिस्तान की एक और साजिश को नाकाम कर दिया। दरअसल पाकिस्तान कश्मीर में ड्रग्स और हथियारों की एक खेप को पहुंचाने की फिराक में था, लेकिन इससे पहले वो अपने मंसूबे को अंजाम दे पाता, बॉर्डर पर मुस्तैद बीएसएफ के जवानों ने उसके इस मंसूबे को नाकाम कर दिया।
बीएसएफ ने इस ऑपरेशन के समय 62 किलो हेरोइन और मेड इन चाइना हथियारों को बरामद किया। पाकिस्तान की एक बार फिर एक साजिश को विफल किया है बीएसएफ ने। ₹62 के करीब जो हेरोइन है ये बरामद हुई है। अगर आप यहाँ पर देखें तो सामने साफ लिखा हुआ है मेड इन चाइना। चाइना मेड ग्रेनेड्स, चाइना से बनी हुई राइफल्स वो उस पार से भेजी जाती हैं ड्रोन के जरिए। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की साजिश नाकाम। ड्रग्स और हथियारों की तस्करी की साजिश। बीएसएफ ने पकड़ी 62 किलो हेरोइन। मेड इन चाइना पिस्टल भी हुई बरामद। चीन का ऑल वेदर फ्रेंड यानी पाकिस्तान भी चीन की शह पर भारत में नार्को टेररिज्म और हथियारों की तस्करी की साजिशों के जाल बुनने से बाज नहीं आ रहा है। 19-20 सितंबर की दरमियानी रात को बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अरनिया सेक्टर की बुधवर और बुल्लेचक फॉरवर्ड पोस्ट पर पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। बीएसएफ ने 19-20 सितंबर की रात को कुछ पाकिस्तानी घुसपैठियों को सरहद में घुसने से रोका। इस दौरान हुई मुठभेड़ में घुसपैठिए तो पाकिस्तानी सीमा में वापस भाग गए, लेकिन वो अपने पीछे कुछ सामान छोड़ गए। बाद में तलाशी के दौरान बीएसएफ ने 62 किलो हेरोइन और 2 मेड इन चाइना पिस्टलें, 3 मैगजीन और 100 राउंड गोलियां बरामद की। पाकिस्तान की एक बार फिर एक साजिश को विफल किया है बीएसएफ ने। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो लड़ी आप देख रहे हैं ये हेरोइन के पैकेट हैं जो लगभग 62 kg के करीब जो हेरोइन है ये बरामद हुई है। साथ में इसका चाइना का कनेक्शन भी है। इस तरह मैं आपको बताऊंगा। आप देखिए ये जो हथियार आप देख रहे हैं ये मेड इन चाइना पिस्टल है। अगर आप यहाँ पर देखें तो सामने साफ लिखा हुआ है मेड इन चाइना। बीएसएफ के मुताबिक पाकिस्तान अभी भी जम्मू कश्मीर में नार्को टेररिज्म के जरिए साजिश रच रहा है। बीएसएफ का कहना है कि पकड़ी गई हेरोइन और हथियारों की खेप जम्मू कश्मीर भेजी जा रही थी। चाइना से मिले हथियारों को इस ओर भेजने में पाकिस्तान को मदद की जा रही है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई चाहे ड्रोन के जरिए हथियार भेजे या फिर जिस तरह से ये प्रयास एक रात को यहाँ पर किया गया था तो चाइना मेड पिस्टल्स, चाइना मेड ग्रेनेड्स, चाइना से बनी हुई राइफल्स वो उस पार से भेजी जाती हैं ड्रोन के जरिए या फिर दूसरे रास्तों से, ताकि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा सके। इस समय अगर हम बात करें तो भारत 2 फ्रंट के ऊपर लड़ रहा है। एक तरफ लद्दाख में चाइना के साथ और दूसरा पाकिस्तान जो है उसको चाइना सपोर्ट कर रहा है नार्को टेररिज्म में, वेपन्स भेजने में। बीएसएफ की जम्मू रेंज के आईजी एनएस जम्वाल का कहना है कि सरहद पार पाकिस्तानी सेना और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई की मदद से आतंकियों के कई लॉन्चिंग पैड्स एक्टिव हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान लगातार अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। 3-4 आदमियों का ग्रुप पाकिस्तान टेरिटरी में देखा गया और उसके बाद में उसमें से 2-3 आदमी आगे आए और ये ड्रग्स का जैसे आपने देखा है कि एक के पीछे एक बांध के वो खींच के ला रहे थे, तो साथ में ही उन्होंने एक पाइप को भी जो है वो कैरी किया हुआ था। तो जब वो फेंस के पास में पहुंचे हैं तो बीएसएफ की पार्टी ने उनको चैलेंज किया। चैलेंज करने पर उस तरफ से फायर आया जिसके ऊपर हमारी पार्टी ने भी जवाब दिया और जवाब में वो पाकिस्तान की तरफ से जो पार्टी आई थी वो भाग गई। बीएसएफ के मुताबिक पाकिस्तान की फितरत को देखते हुए वो सीमा पर मुस्तैद है, लिहाजा सरहद पार से आने वाली हर साजिश को नाकाम कर दिया जाएगा। ड्रोन एक नया थ्रेट जरूर है, लेकिन ये तकरीबन पिछले 1 साल से इसको इस्तेमाल में लाया जा रहा है। पंजाब में पहले हुआ, JNK में हो रहा है। हम लोग हमारे ट्रुप्स जो हैं जो प्रॉपरली
सेंसिटाइज्ड हैं इस इशू को लेके, और साथ ही साथ में कुछ टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं इसको ट्रैक करने के लिए। तो काम चल रहा है और आप देख ही रहे हैं कि कुछ कामयाबी भी जो है इसके ऊपर मिल रही है। इससे पहले बीएसएफ जम्मू के सांबा सेक्टर में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगी बाड़ के नीचे एक सुरंग की शक्ल में पाकिस्तान की ऐसी ही एक साजिश को बेनकाब कर चुकी है, और पाकिस्तान की सुरंग वाली साजिश में उसके आका चीन के शामिल होने के सबूत भी सामने आ चुके हैं। पाकिस्तानी घुसपैठियों ने इस सुरंग को भारतीय सुरक्षा बलों की नजरों से बचाने के इरादे से उसके एग्जिट पॉइंट पर सैंड बैग्स यानी रेत की बोरियां लगाकर इसको छिपाने की कोशिश भी की थी, लेकिन इन्हीं सैंड बैग्स ने पाकिस्तान की सुरंग वाली साजिश को बेनकाब कर दिया। दरअसल इन सैंड बैग्स पर पाकिस्तान के कराची शहर की फैक्ट्रियों के नाम लिखे हुए थे। इन पर पाकिस्तान की शकरगढ़ शुगर फैक्ट्री का नाम लिखा था। बीएसएफ के मुताबिक सुरंग को बाकायदा इंजीनियरों की मदद से तैयार किया गया। पाकिस्तान इस सुरंग के जरिए आतंकियों की घुसपैठ को अंजाम देने की फिराक में था, लेकिन इससे पहले वो अपनी साजिश में कामयाब हो पाता, बीएसएफ ने उसकी सुरंग वाली साजिश को भी बेनकाब कर दिया। पिछले एक महीने के दौरान भारत पाकिस्तान सीमा पर नशीले पदार्थों की तस्करी की ये चौथी बड़ी कोशिश है। 8 सितंबर को राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर 2 नशे के तस्करों को बीएसएफ ने मार गिराया था। पंजाब में भारत पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ ने घुसपैठ की कोशिश करते नशे के 5 तस्करों को मार गिराया था। पंजाब में भारत पाकिस्तान की अबोहर सीमा पर बीएसएफ ने ड्रग्स का जखीरा बरामद किया था। इसके बाद 19-20 सितंबर को जम्मू के अरनिया सेक्टर में ड्रग्स तस्करों ने घुसपैठ करने की चौथी कोशिश की, जिसको बीएसएफ ने एक बार फिर नाकाम कर दिया। सूत्रों के मुताबिक इस मामले की जांच एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो करेगा। दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना में लॉकडाउन के विरोध में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। लॉकडाउन के अलावा सरकार की नीतियों और बिगड़ते आर्थिक हालात पर भी लोगों ने नाराजगी जाहिर की और देश के कई इलाकों में अपना विरोध जताने के लिए प्रदर्शन किया। राजधानी ब्यूनस आयर्स से सामने आई तस्वीर में हजारों लोग एक ही जगह पर प्रदर्शन करते दिखाई दिए। इन मुद्दों पर लोगों में इतना गुस्सा था कि उन्होंने कोरोना महामारी की परवाह नहीं की। हालांकि सभी सुरक्षा उपायों के साथ वो प्रदर्शन करते नजर आए। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारी थालियां बजाते भी दिखाई दिए। इस प्रदर्शन के समर्थन में कई लोग अपनी गाड़ियों से भी वहां पहुंचे और बिना उतरे अपने देश का झंडा लहराते दिखे। No soy anti-cuarentena, porque de hecho estoy haciendo la cuarentena, pero esto me supera, me estoy enfermando de estar encerrada. लोगों ने सरकार पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए। इटली के अंकोना में एक बंदरगाह पर भीषण आग लगी। बताया गया कि आग बंदरगाह के एक गोदाम में लगी, जो बेहद तेजी से फैलती चली गई और इसने आसपास के कई और गोदामों को भी अपनी चपेट में ले लिया। इसके बाद तो सभी गोदाम आग के गोले में तब्दील हो गए। उनका कोई हिस्सा ऐसा नहीं बचा जिससे लपटें न धधक रही हों। हालांकि वहां दमकल की कई गाड़ियां अपनी पूरी ताकत झोंकती नजर आईं, लेकिन आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। हर तरफ से लपटें और काला धुआं उठ रहा था। सुबह होते होते फायर ब्रिगेड ने इस भीषण आग पर काफी हद तक काबू पा लिया, लेकिन तब भी गोदाम के कुछ हिस्सों से लपटें निकलती दिखी। बताया गया कि वहां के कुछ गोदामों में कई ऐसे केमिकल भी स्टोर किए गए थे जिनकी वजह से आग और भड़क गई और उससे निकलने वाला धुआं पूरे शहर में फैलने लगा। यही वजह रही कि हालात की गंभीरता को देखते हुए आसपास रहने वाले लोगों को अपने घरों में ही रहने का अलर्ट जारी कर दिया गया। ग्रीस में आए ताकतवर तूफान लेनोस की चपेट में आकर 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग लापता हैं। इस तूफान ने समुद्र तट के पास बसे इलाकों को ही उजाड़ दिया। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान थैलेसी में रहने वाले लोगों को उठाना पड़ा, क्योंकि तूफान से गुजरने के बाद शहर का मंजर डरा देने वाला दिखाई दिया। लेनोस तूफान की वजह से वहां 100 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली, जिसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बर्बाद कर दिया। सामने आई तस्वीरों में दिखा कि भारी बारिश के बीच तूफान की चपेट में आकर कई मकान तबाह हो गए। इसकी ताकत का अंदाजा इस तस्वीर को देखकर लगाया जा सकता है कि जिसमें तेज हवाओं ने समुद्र में चलने वाली नाव को भी भारी नुकसान पहुंचाया।
इतना ही नहीं, इसका वीडियो भी सामने आया जिसमें तूफानी हवाएं सब कुछ तबाह करने पर उतारू दिखी। समुद्र के किनारे मौजूद नावें जोर जोर से हिलती नजर आईं। तूफान की चपेट में आकर शहर की सड़कों पर कई भारी भरकम पेड़ गिरे दिखे। तूफान की वजह से कई मकानों को नुकसान पहुंचा, जबकि कुछ मकान पूरी तरह से बर्बाद हो गए। हालात इतने बिगड़ गए कि कई इलाकों की बिजली तक गुल हो गई। कोरोना के खतरे के बीच इटली के लतीना में अंगूर के खेतों में काम फिर शुरू हो गया। हालांकि कोरोना के डर को देखते हुए काम के तरीकों में पहले से थोड़ा बदलाव किया गया, जिसके बाद मजदूर पूरी सावधानी के साथ खेतों में पहुंचे और काम दोबारा शुरू कर दिया। कई महीने बाद मजदूर अपने चेहरे पर मास्क लगाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अंगूर तोड़ते दिखाई दिए। पेड़ों पर तैयार हो चुके अंगूरों को तोड़कर पहले उन्होंने एक बाल्टी में भरा और फिर उसे एक ट्रैक्टर पर डालते नजर आए। Senza forte perché dobbiamo mantenere anche se siamo all'aperto. काम के बीच में खाने की छुट्टी होने पर सभी दूरी बनाकर ही खाते पीते दिखे। कई दिनों बाद काम पर लौटे मजदूर खुश जरूर दिखे, पर खेतों में उनकी संख्या पहले के मुकाबले काफी कम नजर आई। जिन खेतों में पहले 100 मजदूर काम करते थे, वहां पर अब उनकी संख्या 20 से 30 के बीच में ही रह गई। कानपुर में आम आदमी पार्टी के एक नेता पर पुलिस की मौजूदगी में मारपीट करने का आरोप लगा। बताया गया कि कुछ दिनों पहले एक आदमी ने कोरोना के नियम तोड़ने का आरोप लगाकर आम आदमी पार्टी के नेता की पुलिस में शिकायत की थी, जिसके बाद आपके कार्यकर्ता भड़क गए और शिकायत करने वाले पर पुलिस के सामने ही हमला बोल दिया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें कुछ लोग घूंसों और मुक्कों से 2 लोगों को पीटते हुए दिखाई दिए। वीडियो में 2 महिलाएं बीच बचाव करते हुए भी दिखाई दी, जबकि मौके पर मौजूद कुछ पुलिस वाले तमाशबीन बने रहे। इससे पहले कुछ लोग एक घर से कुछ लोगों को बाहर निकालने की कोशिश करते नजर आए और जैसे ही सभी लोग गेट के बाहर पहुंचे, मारपीट शुरू हो गई। थोड़ी देर तक यह हंगामा चलता रहा। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर दोनों पक्षों को अलग कर दिया। वहीं मारपीट के बाद एक पक्ष ने घटना वाली जगह पर मौजूद पुलिस वालों की कार्यशैली पर सवाल उठा दिए। गुंडे बुलाकर मुझे और मेरी पत्नी पर हमला करवाया और जिस पुलिस को हटवाना चाहिए वह वीडियो बना रही थी। इसके साथ ही पीड़ित पक्ष ने राज्य के सीएम से भी सुरक्षा की गुहार लगाई। कोरोना संकट के बीच फ्रांस की राजधानी पेरिस में लोगों ने बेरोजगारी और नौकरी जाने के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहां लॉकडाउन की वजह से आई आर्थिक सुस्ती में हजारों लोगों की नौकरियां छिन गई, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और सैकड़ों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए। इस प्रदर्शन में शामिल लोग अपने हाथों में बैनर, पोस्टर और तख्तियां पकड़े नजर आए, जिन पर अच्छी सुविधाएं देने और वेतन बढ़ाने जैसी कई मांगे लिखी गई थी। प्रदर्शनकारियों ने इस मुद्दे पर सरकार की नीतियों का विरोध किया और अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। यही नहीं, इन लोगों ने अपनी समस्याओं से लोगों को जागरूक करने के लिए कई पोस्टर बनाए और फिर अलग अलग जगहों पर इन्हें चिपका दिया। लोगों के इस विरोध प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही पुलिस ने भी एहतियात के तौर पर मोर्चा संभाल लिया, ताकि लोग प्रदर्शन के दौरान हिंसक न हो। शांति से ये विरोध प्रदर्शन पेरिस की सड़कों पर कई घंटों तक चलता रहा, लेकिन इसमें कोरोना से बचाव के कई नियम टूट गए। लोगों के चेहरों पर मास्क तो दिखाई दिए, लेकिन एक दूसरे से दूरी बनाए रखने का ख्याल किसी को भी नहीं आया। किसानों से जुड़े केंद्र सरकार के 3 बिलों के विरोध में हरियाणा के कई हिस्सों में कई किसान संगठनों ने सड़क रोको कार्यक्रम के तहत प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल किसानों ने केंद्र सरकार को किसान विरोधी बताया और सुबह से ही अलग अलग इलाकों के हाईवे पर जम गए। हरियाणा की करनाल से आई एक तस्वीर में कई किसान हाईवे पर डटे दिखे। मेरठ जींद नेशनल हाईवे को पूरी तरह ठप कर दिया गया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हरियाणा के करनाल में, जुंडला में किसान संगठन बड़ी सड़कों पर इसी तरह से बैठ गए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार से किसानों से जुड़े 3 बिलों को वापस लेने की मांग की। ये आंदोलन अब पूरे देश का और जनव्यापी आंदोलन बन चुका है, घर घर का आंदोलन बन चुका है, क्योंकि ये जो आप अध्यादेश लेकर आए हो ये देश विरोधी अध्यादेश है। रोहतक में भी कुछ ऐसे ही हालात दिखे। वहाँ कुछ किसान संगठनों ने सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी दिखाई और रोहतक पानीपत हाईवे को जैम कर नारेबाजी की। वहीं सिरसा में किसानों ने नेशनल हाईवे 9 को निशाना बनाया और हाईवे पर डेरा डाल दिया। हालात ना बिगड़े, इसको देखते हुए प्रदर्शन वाली जगह पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। एलएसी पर तनाव के बीच आज भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की 6ठी बैठक होगी। इस बैठक में विदेश मंत्रालय के अधिकारी भी शामिल रहेंगे। बैठक आज सुबह करीब 10:30 बजे चीन के मोल्डो में होगी। अब तक कोर कमांडर स्तर की 5 बैठक हो चुकी हैं, जिनमें पहली बैठक को छोड़कर सभी बेनतीजा रही।
हालांकि आज होने वाली बैठक पिछली बैठकों से बिल्कुल अलग होगी, जहां पेंगोंग के दक्षिण इलाके में कई पहाड़ियों पर कब्जा कर भारत ने चीन को बैकफुट पर धकेल दिया है। ऐसे में आज की बातचीत में चीन के तेवर कम दिख सकते हैं। आज होने वाली इस बैठक में भारत चीन को अप्रैल वाली स्थिति में लौटने के लिए कहेगा, साथ ही डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया को जल्द और तय समय में पूरा करने की मांग को दोहराएगा। वहीं बैठक में भारत चीन को LAC पर जमावड़े को कम करने के लिए भी कहेगा। खबर है कि चीन के सैनिकों ने अरुणाचल प्रदेश की सीमा के कई इलाकों में अपनी मुस्तैदी बढ़ा दी है। चौंकाने वाली बात यह है कि चीन ने उन इलाकों में फौज का दखल बढ़ाया है जहां 1962 की जंग लड़ी गई थी। वहीं भारतीय सेना ने चीन के दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देने की ठान ली है। आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे शी की सेना का प्लान 6 नाकाम किया गया है। ग्राउंड जीरो से इस वक्त की बड़ी खबर, अरुणाचल में चीन की साजिश का पर्दाफाश। LAC के 6 ठिकानों पर बढ़ी चीनी सेना की चौकसी। चीन को जवाब देने के लिए सेना सतर्क। लद्दाख में मिली करारी हार के बाद चीन अब इस कदर बौखला गया है कि कब्जे की नीयत से जगह जगह हाथ पांव मार रहा है। इसी कड़ी में न्यूज 18 इंडिया को सूत्रों के हवाले से पता चला है कि अरुणाचल के करीब LAC पर चीन की सेना ने अपना डेरा जमा लिया है। न्यूज 18 इंडिया को ग्राउंड जीरो से एक सुपर एक्सप्लोसिव खबर हाथ लगी है। खबर है कि हिंदुस्तान के हाथों लगातार पिटाई से बौखलाया चीन अब अपने इलाके में अरुणाचल प्रदेश के पास 6 जगहों पर सेना की चौकसी बढ़ा चुका है। खास बात यह है कि जिन इलाकों में चीन के सेना की मौजूदगी देखी जा रही है वो वही इलाके हैं जहां 1962 की जंग के दौरान भारत और चीन के सैनिकों में युद्ध हुआ था। दरअसल गलवान घाटी और दक्षिणी पेंगोंग में चीन को जो जवाब भारतीय सेना के जाबाजों ने दिया वो ना तो शी जिनपिंग के गले उतर रहा है और ना ही पीपल्स लिबरेशन आर्मी की। यही वजह है कि विश्वासघाती चीन ने अरुणाचल प्रदेश में नया बखेड़ा करने की ठान ली है। न्यूज 18 इंडिया को ग्राउंड जीरो से इस बात की पुख्ता जानकारी मिली है कि चीन की सेना ने अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर हलचल को तेज कर दिया है। चीन इस इलाके में बड़ी तादाद में अपने जवानों को तैनात कर रहा है। चाइना की ये जो नई स्ट्रेटजी अरुणाचल प्रदेश के सामने अपनी फौज में बढ़ोतरी करना और ज़्यादा डिप्लॉयमेंट करना, ये जायज़ बात है कि एक गंभीर मामला है, इसे सतर्कता से लेना चाहिए और चिंता का विषय भी है कि चाइना इस तरह की हरकत कर कर हमारी फ़ौजों को हर इलाके में बांध रहा है, जिससे हम इधर से उधर डिप्लॉयमेंट ना कर पाएं। देश के पूर्वी इलाके में चीन की नई साजिश का भी बड़ा मतलब है, लेकिन इसे समझने से पहले हम आपको मैप के जरिए वो इलाके दिखाते हैं जहां चीन के सैनिकों ने अपनी हलचल को बढ़ा दिया है। चीन असापिला, लोंगजू, बीसा और माझा में हालात बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। ग्राउंड जीरो से बड़ी खबर यह आ रही है कि चीन को करारा जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश के 4 इलाकों में अपनी मूवमेंट बढ़ा दी है। संकेत साफ है कि अगर चीन ने कोई हिमाकत करने की कोशिश की तो भारतीय सेना का हवाई दस्ता पल भर में उसके मंसूबों को ध्वस्त कर देगा। इतना ही नहीं, खबर तो ये भी आ रही है कि चीन ने बीसा में LAC के करीब सड़क निर्माण को भी अंजाम दिया है। लेकिन चीन की इस साजिश के सामने आने के बाद भारतीय सेना ने भी चीन के खिलाफ अपनी तैयारियों को पुख्ता कर दिया है। जिन इलाकों में चीनी सेना कब्जे की नियत से घुसने की कोशिश कर रही है वहां उसे खदेड़ने के लिए भारतीय वायुसेना अपनी कमर कस चुकी है। और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर अरुणाचल में चीन का मकसद क्या है। असापिला सेक्टर पर चीन अपना दावा करता है। असापिला रणनीतिक रूप से बेहद अहम इलाका है। असापिला पर नियंत्रण करके चीन भारत पर दबाव बनाना चाहता है। इतना ही नहीं, चीन के लिए दहशत की वजह यह भी है कि एक के बाद एक उसकी हर साजिश बेनकाब हो रही है। इतना ही नहीं, सुखोई, जगुआर, मिराज जैसे लड़ाकू विमानों का लगातार उड़ान भरना भी चीन के डर की वजह बन गया है। क्योंकि अगर अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर ड्रैगन किसी तरह के दुस्साहस की कोशिश करता है तो भारतीय वायुसेना उसे सबक सिखाने को तैयार है। अगर हम अरुणाचल में देखें, बुमला, तवांग, इस पूरे इलाके में हमारे पास काफ़ी अच्छी फ़ौज है और ये इलाका हमारा जाना पहचाना हो गया है। वहाँ के लोग अपने आप में फ़ौज के साथ हैं, भारत के साथ हैं। इस वजह से घबराने की बात नहीं है, लेकिन चिंता का विषय ज़रूर है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर चीन को करारा जवाब देने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह से मुस्तैद है।
खबर है कि अरुणाचल प्रदेश के होलंगी एयरपोर्ट को जल्द बनाकर तैयार किया जाएगा। सामरिक लिहाज से होलंगी एयरपोर्ट चीन से जुड़ी सीमा पर सैनिक साजो सामान तेजी से पहुंचाने में अहम साबित होगा। इस बीच 15 जून को गलवान में हुई हिंसा पर भी चीन की बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि गलवान में हुई झड़प चीन का महज एक बहाना था। चीन की असल साजिश थी डेपसांग प्लान पर कब्जा करना। डेपसांग प्लान रणनीतिक जरिए से इसलिए अहम है क्योंकि यही वो जगह है जहां से चीन की सेना की हर हरकत पर नजर रखी जा सकती है। इसके अलावा 255 किलोमीटर लंबे लेह कारकोरम राजमार्ग के जरिए भारत की पहुंच न सिर्फ एयरफोर्स के दौलत बेग ओल्डी बेस तक आसान हो गई है, बल्कि डेपसांग प्लान पर कंट्रोल भी और मजबूत हो गया है। डेपसांग प्लान पर भारतीय फौजों का नियंत्रण है। अफ्रीकी देश युगांडा में एक जेल से 200 से ज्यादा कैदी फरार हो गए, जिनकी हेलीकॉप्टर से तलाश की जा रही है। बताया गया कि जेल से भागकर ये सभी कैदी एक पहाड़ पर जाकर छिप गए, जिन्हें तलाशने के लिए कई हेलीकॉप्टर उतारने पड़े। क्योंकि पहाड़ पर छिपे कैदियों को ढूंढना मुश्किल था, इसलिए हेलीकॉप्टर आसमान से कैदियों की टो लेने की कोशिश करते दिखे। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि जेल से भागते वक्त कुछ कैदियों की पुलिस से मुठभेड़ भी हुई, जिसमें 3 कैदियों और एक सुरक्षाकर्मी की मौत हो गई। बाकी फरार कैदियों को पकड़ने की सभी कोशिशें की जा रही हैं। 3 of them were gunned down, so we are looking for the 199. कैदियों को पकड़ने के लिए आसपास के लोग भी पुलिस का खूब साथ देते नजर आए। कर्नाटक के कई इलाकों में तेज बारिश की वजह से नदियों के उफान पर आने से लोगों की मुसीबत बढ़ गई। बारिश का सबसे ज्यादा असर वहां के चिकमंगलुरु जिले में देखने को मिला, जहां तेज बारिश के बाद कई रास्ते पानी में डूब गए और लोगों के सामने उन्हें पार करने की चुनौती खड़ी हो गई। वहां से सामने आई एक तस्वीर में एक सड़क पर कई फीट पानी भरा दिखा, जिसे गाड़ियां सावधानी से पार करती नजर आई। बड़ी गाड़ियां तो आराम से पार हो गई, लेकिन छोटी गाड़ियों को रास्ता पार करने के लिए ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ी। बारिश की वजह से चिकमंगलुरु के कई रिहायशी इलाकों पर भी बाढ़ का खतरा बढ़ गया। कुछ इलाकों के पास से पानी सैलाब की तरह बहता नजर आया। वहां की कई नदियां भी उफान पर बहती दिखी। अमेरिका के शिकागो में बंद पड़े एक म्यूजियम में 2 पेंगुइन के घूमने का एक वीडियो सामने आया। कोरोना के खतरे की वजह से ये म्यूजियम पिछले कई महीनों से लोगों के लिए बंद है, जिसमें ये 2 पेंगुइन कई महीने बाद मस्ती करती नजर आईं। दोनों पूरे म्यूजियम में बड़े मजे से टहलती दिखी और वहां की खूबसूरती को भी काफी ध्यान से निहारती नजर आईं। उन्होंने वहां के हर कोने का मुआयना किया और इस दौरान उनकी नजर वहां लगी तस्वीरों पर भी गई। दोनों ने वहां लगी सभी तस्वीरों को पास से जाकर देखा। इस दौरान कई पेंटिंग पर तो उनकी नजर ठहर गई और वो उन्हें बड़े गौर से देखने लगी। काफी देर तक म्यूजियम में समय बिताने के बाद दोनों बड़े आराम से बाहर चली गईं। पेंगोंग के दक्षिण इलाके में कई पहाड़ियों पर कब्जा कर भारत ने चीन को बैकफुट पर धकेल दिया है। बीते 3 हफ्तों में भारतीय सेना ने एलएसी के पास 6 नई चोटियों पर कब्जा कर लिया है। 29 से 30 अगस्त की रात को भारतीय सेना ने पेंगोंग के दक्षिण इलाके में कई अहम पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया था, जिनमें गुरुंग हिल, मगर हिल, रेजांगला, रखिनला और मुखपारी को चोटियां शामिल हैं। चीन की बढ़ती हरकत को देखते हुए भारतीय सेना ने पेंगोंग के फिंगर 4 की पहाड़ियों पर चीन की पोस्ट से ऊपर अपनी पोस्ट तैयार की है। यहीं से चीन के हर कदम पर नजर रखी जा रही है। चीन ये दावा करता है कि वो तो असल में एलएसी पर शांति चाहता है, लेकिन न्यूज 18 इंडिया के हाथ चीन का एक सुपर एक्सप्लोसिव वीडियो लगा है। इस वीडियो के जरिए चीन दिखाने की कोशिश कर रहा है कि कैसे वो युद्ध की तैयारियों में जुटा हुआ है। चीन की कमांडो ट्रेनिंग का ये वीडियो उस वक्त आया है जब लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश में हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। न्यूज 18 इंडिया सुपर एक्सप्लोसिव। चीन के कागजी शेरों का शक्ति प्रदर्शन। भारत के खिलाफ चीन का वीडियो वॉर। कमांडो ट्रेनिंग का एक्सक्लूसिव वीडियो। भारत और चीन के बीच एलएसी पर तनाव की तस्वीरों के बीच ये वीडियो इस वक्त सुर्खियों का सबब है। न्यूज 18 इंडिया के पास चीन से आया ये वो सनसनीखेज वीडियो है जिसने भारत के खिलाफ चीन की मंशाओं को एक बार फिर सामने ला दिया है। इस वीडियो में हथियारों से लैस चीनी सैनिक वॉर प्रैक्टिस में जुटे दिखाई दे रहे हैं।
ये चीन की स्पेशल फोर्सेस का वो वीडियो है जिसे चीन की सरकारी मीडिया ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है। अभी तक जो चीन हथियारों की नुमाइश करता था, अब वही चीन भारत को ये जताना चाहता है कि उसके स्पेशल फोर्सेस के जवान भारत के खिलाफ जंग लड़ने के लिए किस तरह से तैयार हो रहे हैं। 2 मिनट 26 सेकंड के इस वीडियो में चीन के कमांडो कभी भारी बारिश में ट्रेनिंग करते दिखाई दे रहे हैं तो कभी दुश्मन पर निशाना साधने की प्रैक्टिस करते दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, इस वीडियो में चीन के जवान घात लगाकर हमला करते भी दिखाई दे रहे हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव के बीच न्यूज 18 के हाथ एक सुपर एक्सक्लूसिव वीडियो लगा है। इस वीडियो में चीन के सैनिक कमांडो ट्रेनिंग करते हुए देखे जा सकते हैं। खास बात यह है कि ये सैनिक भारी बारिश में टफ टेरेन में युद्ध की प्रैक्टिस करते दिखाई दे रहे हैं। यानी चीन हिंदुस्तान को संदेश देना चाहता है कि उसके सैनिक हर स्थिति में भारत के साथ युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं। चीन का ये नया प्रोपेगेंडा वीडियो उस वक्त आया है जब भारत और चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हालात बेहद गंभीर है। शायद चीन ये भूल गया कि जिस हाइल्ट्यूड के इलाके में चीनी सैनिकों को भी लड़ाई लड़नी है, वहां पर तो बारिश ही नहीं होती है। वो तो एक सूखा रेगिस्तान है, हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट है। तो ऐसे में बारिश में ट्रेनिंग कराकर वो क्या दर्शा रहे हैं? साफ जाहिर है कि ये वीडियो भी चीन का वीडियो वॉरफेयर का प्रोपेगेंडा का एक हिस्सा है। कभी चीन की तरफ से मिसाइलों और टैंकों का शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है, कभी चीन की तरफ से इस तरह के कमांडो ट्रेनिंग का वीडियो जारी किया जा रहा है। चीन का मकसद एकदम साफ है और वो है भारत को न सिर्फ युद्ध के लिए उकसाना बल्कि इस बात को भी साबित करना कि उसकी तैयारियां युद्ध को लेकर कैसी हैं। वीडियो में दिखाया गया है कि चीन के कमांडो किसी पहाड़ी इलाके में ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये ट्रेनिंग भारी बारिश के बीच अंजाम दी जा रही है। वीडियो में चीन के कमांडो अपने साथी का रेस्क्यू कर रहे हैं। इस वीडियो में चीन के कमांडो घात लगाकर हमला करने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। इतना ही नहीं, इस वीडियो में ये कमांडो निशाना लगाने की ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। चाइना की PLA है, उसका एक बहुत बड़ा ये है वॉर फाइटिंग का एक तरीका है कि इस तरह के वीडियो जारी करके अपने जो एडवर्सरी है उसको ये दिखाना कि PLA है, एक बहुत सशक्त आर्म फोर्सेस है, एक प्रोफेशनल आर्मी है। जबकि ये चीज़ें एक प्रोपेगेंडा की तरह वो दिखाते हैं और सोचते हैं कि शायद वो दहशत पैदा कर दें और अपनी कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी के बारे में लोगों को बताएं। तो इन वीडियो से प्रोफेशनल आर्मी, खास करके भारतीय सेनाओं का ये एक मखौल के तरह देखा जाता है। उनकी जो वीकनेसेस हैं, स्ट्रेंथ के अलावा वीकनेसेस सामने आती हैं क्योंकि ये वेपन ट्रेनिंग इस तरह से होती नहीं। दरअसल चीन की फौज को दुनिया में कागजी शेरों के तौर पर जाना जाता है। यानी जो आंकड़े में तो बहुत है, लेकिन जब बात शक्ति प्रदर्शन की आती है तो चीन के जवानों को मुंह की खानी पड़ती है। लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय सेना के हाथों पिटने के बाद 29-30 अगस्त की रात पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर चीन को करारा जवाब दिया गया। जाहिर है जो चीन LAC पर कब्जे की साजिश को अंजाम देने के लिए भारत के साथ वीडियो वॉर कर रहा है, उसे पहले ये समझना चाहिए कि चीन अपनी जिस ट्रेनिंग और सैनिकों के बल पर उछल रहा है वो चीन लद्दाख के लड़ाकों के आगे कुछ नहीं। हमें तो बहुत अच्छा लगता है सर, देश के लिए अपने लड़के फौज में बहुत खुशी लगता है सर। हमेशा मैं सीना तान के चलता हूँ, मेरा लड़का फौज में जॉब है, सरकारी जॉब है, फौज में चाइना बॉर्डर पर है, लड़ाई कर रहा है चाइना से। बहुत खुशी लगता है सर, हम खुशी खुशी बैठते हैं घर में। डर लग गया तो फौज में लड़के को नहीं भेजता सर, डर से वो नहीं करता है सर। और मौत से डरने लग गया ना सर तो देश नहीं चलेगा सर। सर मेरा दूसरा लड़का भी तैयार हो रहा है, ये भी जाना चाहता है। ये जबरदस्ती बेचना है सर। ये लद्दाख स्काउट से जुड़े वो परिवार हैं जो चीनी सेना के दमखम को पल भर में मिट्टी में मिला सकते हैं। इनके परिवार का बच्चा बच्चा चीन से लोहा लेने को तैयार है। बहुत अच्छा लगता है सर, कभी कभी याद भी आता है लेकिन बहुत अच्छा लगता है। मेरा भाई लद्दाख स्क्वाड में, मैं लद्दाख स्क्वाड में जाऊंगा। क्यों?
क्योंकि मुझे देश का नाम रोशन करना है। दरअसल ऊंचाई वाले इलाकों में चीन की सेना के पास न सिर्फ अनुभव की कमी है, बल्कि चीन की सेना को उस ठंड का सामना करने की आदत भी नहीं है, जिस ठंड का सामना भारतीय सेना सियाचिन में बीते कई सालों से कर रही है। इतने बेरहम इलाकों में ढलने के लिए भारतीय सेना के जाबाजों को चीन के सैनिकों की तुलना में कड़ी मशक्कत करनी होती है। ऐसे बर्फीले इलाकों में खुद को तैयार करने के लिए भारतीय जाबाजों की ट्रेनिंग होती है हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में। जिस हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में इन जवानों की ट्रेनिंग होती है वो 9000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। गुलमर्ग में हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में जवानों को ट्रेन किया जाता है। -20 डिग्री सेल्सियस तापमान में जवानों को ट्रेन किया जाता है। जनवरी से अप्रैल तक चलने वाली ट्रेनिंग को विंटर वॉरफेयर ट्रेनिंग कहते हैं। मई से अक्टूबर तक चलने वाली ट्रेनिंग को माउंटेन वॉरफेयर ट्रेनिंग कहा जाता है। इस ट्रेनिंग को सोनमर्ग में पूरा किया जाता है। सोनमर्ग में रॉक क्लाइंबिंग से जुड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। इस दौरान भारतीय सेना के जवानों को बर्फ में जंग के तरीकों और बर्फीले तूफान से मुकाबला करने के तरीकों को सिखाया जाता है। इतना ही नहीं, हर चुनौती का सामना करते हुए इन जवानों को यह भी सिखाया जाता है कि कैसे मुश्किल हालात में फंसे किसी साथी को सुरक्षित रेस्क्यू करना है। और भारतीय सेना की यही तैयारी वीडियो वॉर का दिखावा करने वाले चीन पर बहुत भारी पड़ने वाली है। जहां तक हाई एल्टीट्यूड का सवाल है, भारतीय सैनिकों को पहले तो हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल के अंदर हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर की ट्रेनिंग दी जाती है। यूनिट्स को कोर बैटल स्कूल्स और डिप बैटल स्कूल्स में इंडक्शन होने से पहले या उस इलाके में जाने से पहले हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर की ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद ऑन जॉब ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। भारतीय सैनिक ऐसी टेरेन्स में रहते हैं, ऑपरेट करते हैं और वहां पर रहते रहते भी काफी सिखलाई हासिल करते हैं। दरअसल भारत के हाथों लगातार पिटने के बाद न सिर्फ शी जिनपिंग की चीन में किरकिरी हो रही है, बल्कि शी जिनपिंग का अपनी सेना पर से भरोसा भी उठ गया है। यही वजह है कि चीन की सेना जंग से पहले मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल करने के लिए न सिर्फ रोजाना वीडियो प्रोपेगेंडा फैला रही है, बल्कि युद्ध की तैयारियों का झांसा भी दे रही है। लेकिन सेना को अपनी संतानों से ऊपर मानने वालों का हौसला इस बार चीन पर भारी पड़ रहा है। बहुत सामान्य, बहुत प्यार है जी इनसे, मतलब इनसे ज्यादा तो अपने मतलब बाल बच्चे से ज्यादा हमको सैनिक को मानते हैं जी। हमारे तरफ से ये हो सकता है कि हम अपने मतलब रोटी छोटे छोटे ये खराब नहीं होता है, कहीं दिनों से मतलब महीने तक चलता है, अपने घरों में बनता है, बाजार से खरीद कर नहीं लाता है, अपने घरों में बना बना के लाया है जी। जाहिर है जो चीन छद्म युद्ध के जरिए लड़ाई जीतना चाहता है, उसे ये समझना होगा कि वो अब जिस भारत के साथ मुकाबला कर रहा है वो ना तो 1962 वाला भारत है और भारतीय सेना के पास किसी संसाधन की कोई कमी नहीं है। बिहार के सिवान में अवैध शराब की खबर मिलने पर छापा मारने पहुंची पुलिस पर गांव वालों ने हमला कर दिया। आरोपी की शराब के अवैध कारोबार से जुड़े लोगों के भड़काने पर गांव वालों का गुस्सा भड़का और उन्होंने अवैध शराब के ठिकानों पर छापा मारने पहुंचे पुलिस वालों को गांव से खदेड़ दिया। हालांकि इससे पहले पुलिस वहां गांव वालों को समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन अचानक लोग भड़क गए और उन्होंने पुलिस वालों को खदेड़ना शुरू कर दिया। सर भाग जाइए, भाग जाइए, भाग जाइए, भाग जाइए, भाग जाइए। कुछ पुलिस वाले तो एक गाड़ी में बैठकर निकल गए, लेकिन बाकी पुलिस वालों को अपनी जान के लिए पैदल ही गांव से भागना पड़ा। गांव की महिलाएं और बच्चे भी हाथों में डंडे लेकर पुलिस वालों को दौड़ाते नजर आए। सर लुका जाइए। भीड़ ने पुलिस वालों को तब तक दौड़ाया जब तक कि वो गांव से दूर नहीं चले गए। इस बीच एक पुलिस वाला भीड़ में गिर गया, जिस पर कुछ लोगों ने हमला करने की कोशिश भी की। हालांकि गांव के कुछ लोगों के समझाने पर किसी ने भी उस पुलिस वाले को हाथ नहीं लगाया। शराब के अवैध कारोबार से जुड़े लोगों को पकड़ने गई पुलिस बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से भाग गई।
30 अगस्त को चुशूल की पहाड़ियों में चीन को भारतीय सेना ने खदेड़ दिया था। इस बीच पहाड़ पर कब्जा करने वाले जवानों तक गांव की 10 लड़कियों ने खाना और पानी पहुंचाया था। जवानों के पहुंचने के बाद सप्लाई लाइन कायम होने तक इन लड़कियों ने लंबा और कठिन सफर तय कर जवानों की मदद की और अगले 2 दिनों तक खाना और पानी पहुंचाने में मदद की। वहीं न्यूज 18 इंडिया ने ऑपरेशन ब्लैक टॉप की चश्मदीद सेरिंग यूडोल से बातचीत की। सेरिंग ने न सिर्फ चुशूल गांव की रहने वाली हैं, जब भारतीय सेना वहां पर पहुंची और जब ऊपर काबिज हुई पहाड़ी पर, तो उसके बाद इन्होंने अपने गांव की कुछ लड़कियों के साथ मिलकर भारतीय सैनिकों के लिए मदद भी पहुंचाई। वहां पर बिल्कुल शुरुआती दिन में, जब तक कि सप्लाई लाइन पीछे से पूरी तरह से दुरुस्त नहीं हुई थी, तो पहला दिन जो था उस वक्त इन्होंने मदद की थी अपनी पूरी टीम के साथ। सेरिंग, आप जरा हमको ये बताइए तफसील से। अब कॉन्वॉय आ गए थे, फिर सभी फौजियां जो है ऊपर पहाड़ों पे अपना अपना मतलब पोस्ट मतलब पोजीशन लेने शुरू हो गए थे ना सर। तो हमने सोचा कि क्यों ना मतलब इनका कुछ मतलब ऊपर से नीचे फिर पानी लाना, पानी लेके जाना उनके लिए मुनासिब नहीं था, बिल्कुल इम्पॉसिबल था, क्योंकि पहले जाते टाइम पे अपना पूरा बोरी बिस्तर सब कुछ उठाना, फिर उसके बाद ऊपर से पानी उठाना मुश्किल था। तो गांव वालों ने यही तय किया कि मिल के ना यही तय किया कि क्यों ना हम वॉलंटियर उनके लिए मतलब पानी लेके जाए। तो ये कब तय किया? ये 30 तारीख को ये कब तय किया? 30 सर ये 30 तारीख की 1 सितंबर को हमने 31 शाम को हमने ये तय की कि क्यों ना हम ऐसे क्यों बैठे, क्योंकि हम उनकी वजह से तो हम आर्मी वालों की वजह से तो हम आराम से सो पा रहे हैं, रात को मतलब आराम से नींद सो पा रहे हैं, तो हम क्यों ना इनके लिए कुछ करें, हम भी इनके लिए कुछ करना चाहिए। न्यूज 18 इंडिया सबसे पहले आपको ये खबर दे रहा है कि चीन नेपाल को धीरे धीरे अपनी गिरफ्त में लेता जा रहा है। खबर के मुताबिक भारत नेपाल सीमा के पास के एक इलाके लापचा लिमी में चीन ने नेपाल सरकार की इजाजत के बिना 9 इमारतें बना ली है। लापचा लिमी से भारतीय सीमा कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। जानकारों का मानना है कि नेपाल की जमीन पर चीन के कब्जे की साजिश दरअसल शी जिनपिंग के नेपाल प्लान का एक अहम हिस्सा है। इस प्लान के जरिए शी जिनपिंग भारत को घेरने की फिराक में है। नेपाल में नजर आई चीन की साजिश। नेपाल की जमीन पर चीन का कब्जा। नेपाली मीडिया ने किया चीन का पर्दाफाश। शी जिनपिंग का नेपाल प्लान। चीन के सर्वोच्च नेता शी जिनपिंग किस कदर पिछले 4 महीनों से भारत को घेरने के मकसद से साजिशों के जाल बुन रहे हैं, ये तो पूरी दुनिया देख रही है। शी जिनपिंग की साजिश की शुरुआत 15 जून को गलवान घाटी से हुई। गलवान में पिटने के बाद 29 अगस्त को चीन ने वही गलती पैंगोंग में दोहराने की हिमाकत की, लेकिन भारतीय फौज के जांबाजों ने उसकी इस चाल को भी नाकाम कर दिया। पूरी दुनिया में अपनी भद पिटवाने के बाद चीन ने भारत के खिलाफ अपनी साजिशों का गलियारा उसके 2 पड़ोसी देशों पाकिस्तान और नेपाल के जरिए बनाना शुरू कर दिया। चीन पाकिस्तान को तो अपना गुलाम बना ही चुका है और नेपाल भी पाकिस्तान के ही रास्ते पर चल रहा है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने शी जिनपिंग का हाथ क्या थामा, चीन को तो नेपाल में घुसने का मौका मिल गया, लेकिन शी जिनपिंग की यह साजिश पूरी तरह से कामयाब हो पाती उससे पहले ही चीन की इस चाल का पर्दाफाश हो गया और उसका गवाह बनी है मीडिया में वायरल हो चुकी ये तस्वीरें। ये नेपाल के हुमला इलाके की वो तस्वीरें हैं जो चीन की फितरत की गवाह हैं।
फितरत दोस्ती में दगा करने की। चीन ने भारत को घेरने के मकसद से नेपाल से दोस्ती की और फिर इसी दोस्ती के जरिए भारत के खिलाफ साजिश की चाल चलने लगा। चीन की चाल का अक्स नेपाल के नक्शे में नजर आता है, जिसमें उसने भारतीय इलाकों पर अपना दावा किया है। लेकिन जब ये चाल नहीं चली तो चीन ने अपनी राजदूत हाओ यांकी के जरिए भारत और नेपाल के बीच दरार डालने की कोशिश की। चीन अपनी खास चाल की वजह से ये भी पता लगाने में जुटा है Do not practice a safe distance. Do not follow what has been advised. This is really very unfortunate and condemnable. These incidents are on record. No point of order, and the chairman is on his legs. Please, the deputy chairman was physically threatened. So I am worried. He would have been harmed also. Keeping that in mind, the government want to move a resolution, they will do it. But I have to make an observation. Please sit down. I have received a letter. I will not allow till I complete. Please sit down. You are not sitting. You are not following the chairman's directions or the chairman's advice also. And then want to shout. I have received a letter from leaders of the opposition and 46 members, urging thereby a motion of no confidence against the deputy chairman, and alleging that while conducting a proceeding in the House yesterday, he had violated the established parliamentary procedure and norms during the... What? There is no need to say yes or no. I don't need your permission. Yes, if you don't want to follow rules, if you don't want to respect the chair, then I leave it to you. Really a very bad day for democracy. He has violated. Is this a rule? Sitting and making commentary without permission of the chair. What are you trying to teach me? Please don't do that. See, dancing on the table, throwing papers. This will not go on record. Anything unauthorized is said by anybody will not go on record. You have been named. You have to go out. You must know how to follow this thing. I have received a letter. And then they say during the passing of the Farmers Produce Trade and Commerce Bill 2020 and the Farmers Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance and Farm Services Bill 2020. They have expressed no confidence against the Honorable Deputy Chairman desired to move a motion for this removal. I have gone through this entire proceedings of the House held yesterday in the light of the allegations made by leader of the opposition and other members, and observed that the Deputy Chairman has persistently requested the members to go to their seats and participate in the debate and move amendments. Obviously, in view of the continuous disruption of the House, the division could not have taken place. In view of the continuous disruption of the House, see, you are seeing now. If anybody has missed yesterday, you can see it today. And observed that the Deputy Chairman has persistently requested the members to go to their seat and participate in the debate and move amendments. Obviously, in view of the continuous disruption in the House, and the division could not have taken place, as I explained to you earlier. Certainly, the conduct of some members was grossly crossed all the barriers of parliamentary decorum and etiquettes, and thereby bringing down the prestige of the House. After carefully going through the provisions of the Constitution, rules of Rajya Sabha and past precedents, I have observed that at the outset that the motion is not in proper format. Further, as per the provisions of the Article 90C of the Constitution, a notice period of 14 days is required for moving a resolution, not a motion. As the House is going to be adjourned Saturday on 1st 2020 as per the present schedule, notice does not complete the required period of 14 days. Hence, I rule that the motion given by the LOP and other members is not admissible. Then the Minister for Parliament Affairs, he want to move a resolution. Please. Sir, I move that the following members be suspended from the services of This is not the way. Please sit down. for a period You have been named. You for can't the speak. remaining part of the current session for their unruly behavior, especially with the chair, and their gross disorderly. People, I appeal to the countrymen, people who have missed yesterday, they can witness today. And their
gross disorderly conduct in the violation of the rules and etiquettes of Rajya Sabha, thereby bringing disrepute to this august house and causing insult to the office of Honorable Deputy Chairman yesterday, that is the 20th September 2020. I named the following persons: Sri Derek O'Brien, Sri Sanjay Singh, Sri Rajiv Satav, Sri K.K. Ragesh, Sri Syed Nasir Hussain, Sri Ripun Bora, Ms. Dola Sen, and Sri Elamaram Karim. The motion has been moved. The question is the following members be suspended from the service of the House for a period of the remaining part of the current session of their unruly behavior, especially with the chair, and their grossly disorder conduct, violation of the rules and etiquettes of the Rajya Sabha, thereby bringing disrepute to this august house and causing insult to the office of the Deputy Chairman yesterday. That is 2020. Sri Derek O'Brien, Sri Sanjay Singh, Sri Rajiv Satav, Sri K.K. Ragesh, Sri Syed Nazir Hussain, Sri Ripun Bora, Ms. Dora Sen, Sri Elamaram Karim. All these people have been named by the minister, and those in favor will please raise their hands and say yes. Those against will say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. Thereafter, Sri Derek O'Brien, Sri Sanjay Singh, Sri Rajiv Satav, Sri K.K. Ragesh, Syed Nazir Hussain, Ripun Bora, Ms. Dora Sen, Elamaram Karim are suspended for the period of 1 week for the remaining part of the current session. So, please leave the house. Those members who have been called, leave the house. Now, as for the business, those people who, this is the parliamentary system, please go out. Now there is a call attention motion to the matter of urgent public importance. You members have been asking for this subject. Sri Derek O'Brien, Sri Jairam, who have been named, they will not be there. Others, Vishwambar Prasad Rishad, Srimad Chaya Verma, Sri Sukram Singh Yadav, and Sri Joginapalli Santosh Kumar, to call the attention of the Minister of Finance to the situation arising of the non-payment of GST compensation to the state. If the members want to call the attention of the Minister, they can call these people. Sri Vishwambar Prasad, Chaya Verma, Sukram Singh Yadav, and Joginapalli Santosh Kumar. You want to call the attention of the Minister? This is not the way. I can't hear. There is total chaos. So they are not calling the attention of the Minister. They are not calling the attention of the Minister. They are not calling the attention of the Minister. You please sit down first. But this is not the way. Make an announcement, there should not be anybody. You first follow that. First, you follow after my announcement, you cannot be in the house, the person's named. You do that, then I will hear the LOP. You first withdraw from the house. These members who have been named by the minister and resolution which has been approved, they should first withdraw from the house, then we can. Calling attention on GST compensation. Please. No, how can there be division? Over. It's over. Please. You know the position of the house. Please. You cannot create unruly scenes and then demand something, disrupt while the chairman is speaking. You don't follow the rules and you quote the rules. You create disorder and then raise point of order. How can you please follow the rules? Please follow the rules. These members who have been named, they are not part of the house. Please, you first withdraw from the house. You withdraw from the house, then only anything else can happen. You cannot preside the chair like that. The members named has to first withdraw, then LOP, and then anybody else can raise their hand and I will recognize them. Call attention on GST. You don't want? You have been asking. I have made a call to the minister, and then minister agreed. She has come. It is there in the business. It is as per the business advisory committee.
You please, the members who have been named, they have to withdraw. You are all, some of you are senior members. If you defy the chair, then I leave it to your wisdom. That is over now.